हेलो ऑल, वेरी वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 2018 से लेकर 2020 के मेंस पीवाईक्यूज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन सोसाइटी की, तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस कंपोनेंट से आते हैं और स्कोरिंग कंपोनेंट भी है। और सबसे खास बात क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर अपनी सब्जेक्टिविटी ऐड करने का मौका मिल जाता है। तो कोशिश ये करो कि इन पीवाईक्यू से हिंट लो और कुछ टॉपिक आपको बार बार दिखेंगे और उन टॉपिक्स पे पढ़ाई करनी शुरू कर दो। दोस्तों, यहां पर शुरुआत करते हैं सेशन की, और मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सोसाइटी के सिलेबस का। मतलब आप बाकी टॉपिक छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये टॉपिक आप छोड़ने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि विच आर द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन बेसिस कौन से हैं किसके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, कहां पर, इंडिया में। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो, यहां पर एक कीवर्ड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनिंग नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले इस टर्म को थोड़ा सा एलोबरेट कर दें, इस टर्म के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो जैसे ये है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू सोसाइटी कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। तो अगर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको हम स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाई का मतलब क्या है कि उनको हम अगर डिफरेंट लेवल्स में रख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, कि अगर मान लो बहुत पैसे वाला है तो वो हायर क्लास हो गया, अगर थोड़े कम पैसे वाला है तो मिडिल क्लास हो गया, अगर और कम पैसे वाला है तो लोअर क्लास हो गया। तो अगर हम ऐसी कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, तो दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब दोस्तों, यहां पर आपको और ज्यादा इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में नहीं लिखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे 4 मार्क्स में सिर्फ यही पूछा गया है कि मेन बेसिस क्या है। अब आपको बताना है कि इंडिया में, अब देखो, ग्लोबल लेवल पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेस डिफरेंट हो सकते हैं। अमेरिका में कोई और बेस हो सकता है, यूरोप में कोई और बेस हो सकता है, लेकिन आपको इंडिया में बताना है कि कौन कौन से बेसिस हैं। देखो, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो रिलीजन एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बेस लगता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। कास्ट, कास्ट तो अगर आप देखें, पैन इंडिया एक ऐसा फीचर है जिसके बेसिस पर हमारी सोसाइटी को बार बार डिवाइड किया जाता है, और कई बार गलत भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन नो डाउट ये प्रैक्टिस काफी पुराने टाइम से चली आ रही है। और कास्ट इज द इंपॉर्टेंट बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड जो हमने सिस्टम बना रखे थे, वो हमें देखने को मिलते हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में, खासकर रूरल इंडिया में। अगर मैं अर्बन इंडिया की बात करूं तो अर्बन इंडिया में आपको क्लास स्ट्रेटिफिकेशन काफी देखने को मिलेगी। मतलब वेल्थ के बेसिस पर, आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर आप लोगों को क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी कि यार ये तो एक अपर क्लास का पॉश इलाका लग रहा है, ये थोड़ा झुग्गियों वाला इलाका है जो लोअर क्लासेस का लग रहा है। तो इस तरह से आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे। रिलीजन मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत कम और बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस है जिसके बेसिस पर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं, वो है जेंडर। देखिए, बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन अगेन हमारी सोसाइटी का जो बिल्कुल कोर लेवल है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, वहां पर हमें ये जेंडर जो है इसके बेसिस पर चीजें स्ट्रेटिफाई होती दिखती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी पहले तो जो कि वुमेन के लिए बिल्कुल क्लोज थी और मेन के लिए बिल्कुल ओपन थी, लेकिन अब वो चीज हमें डाइल्यूट होती हुई दिखती है। लेकिन स्टिल जेंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमें फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे एथनिसिटी हो गया, रेस हो गया, जो कि यूरोप में काफी प्रेवलेंट है। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क है उसके बेसिस पर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, कि अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में हो और उसी ऑक्यूपेशन वाले से आपका नेटवर्किंग सिस्टम बना हुआ है, तो उसके बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी कि मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, या आप अपनी डिस्कशन में कैसे अटेम्प्ट करोगे कि पहले बताओगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है, और फिर उनके 4-5 बेस बता दोगे। और फिर आपको अगर लगता है कि नहीं, इनके अलावा और भी बेस थे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं प्रायोरिटी में टॉप पे रखूं, तो उनको आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो। तो सेम चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस। क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत दिल के करीब है कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वुमेन की जब एम्पावरमेंट की मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, और जब मैं सोशल जस्टिस की बात करता हूं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्लियरली देखने को मिलता है, हमने रशियन रेवोल्यूशन से इसको लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो मैं सोशल जस्टिस से कैसे लिंक करूंगा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को। देखिए, अगर मैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि यार ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है या एक ऐसा माहौल है जो मैं क्रिएट कर दूं जहां पर वुमेन अपने राइट्स को क्लेम कर सकें, उनको एंजॉय कर सकें और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला सकें। समझ रहे हो? अपनी जो एक्टिविटी वो परस्यू करना चाहती है उनके ऊपर कोई रोकथाम ना हो। इसके अलावा वो अपनी डेवलपमेंट के स्टेप्स खुद प्लान करें, वो किस तरीके से खुद को कैरी ऑन करना चाहती हैं ये उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो अगर ऐसा एक माहौल है तो दैट इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इट इज द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट वेयर वुमेन कैन क्लेम एंड ऑब्टेन देयर राइटफुल इक्वल एंड ओपन अपॉर्चुनिटी बेस्ड स्टेटस एज सिटीजन वेयर दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। अब आप एक महिला को ना बताओ कि भाई तू मैथ मत ले, तू मेडिकल ले ले, अगर ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन आपकी लाइफ में खत्म हो रही है या कोई और इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में, तो फिर आप इंपावर्ड नहीं हो। इंपावर्ड का मतलब क्या है कि यू आर पावर्ड टू टेक यू एज अ फॉरवर्ड एंटिटी। तो अगर आप खुद से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो देन यू आर एम्पावर्ड। तो यहाँ पर अगेन आपने सबसे पहले एम्पावरमेंट को डिफाइन किया। अब दोस्तों अगेन आपको सोशल जस्टिस के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि अगेन डिफरेंट टर्म है। अब आप कहोगे कि सर 60 शब्दों में हम इन दोनों को अगर डायरेक्टली लिंक करते तो ज्यादा बेहतर रहता। नो डाउट वो भी एक तरीका है आंसर लिखने का, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको दो टर्म डिफरेंट दी गई हैं और दोनों ही टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कैरी करती हैं, तो पहले अगर आप इनको एक एक या दो लाइन में जस्टिफाई कर दें और फिर इनकी रिलेशनशिप बताएं तो वो भी तरीका बेहतर रहता है। ठीक है, तो अब सोशल जस्टिस क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां पर हम इक्वालिटी, पीस, सेफ्टी, फ्रीडम इन सबको क्लब करते हैं। अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं तो सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि आपको सोसाइटी में आपके स्टेटस के बेस पर, आपकी कमाई के बेस पर, आपके कास्ट के बेस पर, आपकी रिलीजन के बेस पर कोई आपसे डिस्क्रिप्शन ना हो, आपको इक्वल सोसाइटी में स्टेटस मिले बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड। तो ये आपकी सोशल जस्टिस वाला फिनोमिना होता है। अब देखो अगर मैं वुमेन को एम्पावर करना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि वुमेन एम्पावर्ड रहे तो सोशल जस्टिस होना बहुत जरूरी है। मतलब एक के बिना दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर समाज में सोशल जस्टिस नहीं होगा तो इक्वालिटी ऑफ वुमेन फिर हमें बहुत दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली। तो millions of girls have been denied social justice in the form of being denied an education, forced into early marriage, or made victim of gender-based violence. These injustice prevent girls and women from reaching their full potential. और अगर वो अपना full potential reach नहीं कर रही हैं, तो वो empowered नहीं है। तो social justice नहीं होने से हमें कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। इनकी फॉर्म क्या है कि एक लड़की की जल्दी शादी कर दी, एक लड़की को एजुकेशन ही नहीं दे रहे, एक लड़की घर के काम में बचपन से लग गई है। तो अगर ये चीज हो रही है तो वुमेन एम्पावर्ड कभी भी नहीं है। सोशल जस्टिस नेसेसिटेट करता है प्रमोशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट, उनका इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोटेक्शन, और इस वजह से वो वुमेन को एम्पावर्ड करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने दो टर्म्स की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक चाइल्ड राइट एंड राइट टू एजुकेशन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब दोस्तों ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है कि 2009 में हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस है उन्होंने एक लॉ पास किया, RTE एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और इस एक्ट को पास करने से पहले हमें 86 अमेंडमेंट देखने को मिलती है, जहां पर हमें एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है 21A में। फिर हमें एक DPS भी देखने को मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ आर्टिकल 45, उसमें लैंग्वेज चेंज करते हैं। और उसके बाद हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है जो कि लास्ट ड्यूटी होती है, और उसका इंपैक्ट जो है उसको और मजबूत करने के लिए हमें RTE एक्ट देखने को मिलता है 2009 में। अब आपसे इसके मेन फीचर पूछे हैं, नो डाउट पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आपको इसके फीचर अभी भी याद रहने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मेन फीचर क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के ग्रुप के हैं, और ये फंडामेंटल राइट बना दिया। 25% रिजर्वेशन जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके मैंडेटेड कर दी गई है। अभी डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन आते हैं? SC ST लोग, ठीक है, सोशली बैकवर्ड क्लास लोग, डिफरेंटली एबल्ड लोग। तो इनके लिए रिजर्वेशन कर दी कि एक इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में इतने बच्चे तो पक्का होने ही चाहिए इन कैटेगरी से। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा अभी तक अपनी एजुकेशन नहीं ले पाया, वो किसी क्लास में नहीं है, तो उसकी एज के हिसाब से उसको एप्रोप्रिएट क्लास में भेजा जाए, ये भी प्रोविजन RTE एक्ट में था। इसके अलावा इसने ये भी बोला है कि अगर किसी बच्चे को बहुत सारे अगर इश्यूज हैं तो उसके लिए कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, और यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा गया था। लेकिन आपको मेन फीचर्स बताने हैं, तो आप क्या करो, डिफरेंट पैरामीटर्स पकड़ लो कि एक एज ग्रुप बता दिया आपने 6 से 14 साल, फिर आपने बता दिया कि 25% रिजर्वेशन है, फिर आपने बता दिया कि नॉन एडमिटेड बच्चे के लिए क्या है, फिर आपने बताया कि देखो यहाँ पर सिर्फ बच्चे के पढ़ाई के बारे में बात नहीं कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है कि पीपल टू टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, टीचर के वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, और फिर आप इसमें ये बता सकते हो कि क्या क्या प्रोहिबिट किया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। और दोस्तों अगेन यहाँ पर कंटेंट बहुत मैटर करेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा खेलने के लिए आपके पास नहीं है, सब्जेक्टिविटी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया है कि सेलिएंट फीचर क्या है।
तो अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आते हैं तो जो भी आपको थोड़ा बहुत याद है उसको लिख के आगे बढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देम, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन इंडिया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीगल प्रोविजन, और दूसरा है इंपैक्ट। अब देखिए आपको ना यहाँ पर लीगल प्रोविजन समझना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन क्या है, कोई लॉ, ठीक है, तो आपको लॉ याद रहने चाहिए क्योंकि कौन कौन से लॉ हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए हैं। अब आप इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डालोगे तो वो शायद थोड़ा गलत हो जाएगा। और सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन कैसा हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन इसमें बेटर ये हो सकता है कि आप लोग इंडिया में डाटा दे दो कि कितने लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो अच्छा एक स्टेटस रहेगा। तो इंडिया में अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो लगभग 26.8 मिलियन पीपल जो है वो आपके डिसेबल्ड थे, डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है वो, और उनमें भी 2.2% हमारा जो है परसेंटेज टर्म में पॉपुलेशन बनता है। अब इम्पैक्ट क्या है, देखिए पहला एक्ट था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, बहुत लेटेस्ट एक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट कहता है कि पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक पॉइंट पर एक डिसेबल्ड पर्सन का इन दी डिफरेंट मैटर्स ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज की। और ये एक जो एक्ट है इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या रहा है कि हमें लोगों की थिंकिंग में चेंज देखने को मिला है। हमने डिसेबल्ड वर्ड को रिप्लेस किया दिव्यांग वर्ड से, और इसके साथ साथ हम लोग हर इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके लिए अब एक डेवलपमेंट देखते हैं। तो दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट। फिर एक और एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइटफुल एंड फुल राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। दोस्तों दिस इज द लैंडमार्क एक्ट, दिस इज द मेन एक्ट फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। अगर हम एजुकेशन में बात करें कोटा की, अगर मैं जॉब में बात करूं कोटा की, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी बेनिफिट्स की, और ये एक्ट एक कंप्रेहेंसिव एक्ट है जो इन डिफरेंट डायमेंशन का ध्यान रखता है, ठीक है। ये एक्ट 1995 में पास हुआ और ये कहता है कि अगेन फुल पार्टिसिपेशन, इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन के ऊपर ही बहुत ध्यान देता है, प्रिवेंटिव भी और बाद में अगर मान लो प्रमोशन करना है तो उस केस में भी। इसके अलावा 3% वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका जो रिजर्वेशन है फॉर डिसेबल्ड पीपल वो, एंड के साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट, बसेस, शिप, एयरक्राफ्ट, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इनमें डिसेबल्ड पर्सन भी ट्रेवल कर सकें, ये एक्ट मैंडेट करता है, ठीक है। ये इसका इंपैक्ट है। अब बात है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। दोस्तों इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया कि एक ट्रस्ट बनना जरूरी है, जो ट्रस्ट बहुत सारी चीजों का ध्यान रखे। ये बहुत सारी चीजें क्या है कि अगर मान लो एक बच्चा है, डिसेबल्ड है, लेकिन उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गार्जियन सेलेक्ट करना और उस गार्जियन के साथ फिर इंश्योर करना कि वो गार्जियन उस बच्चे का ढंग से ध्यान रखे। तो ये एक्ट वो चीजें मेंटेन बैलेंस करता है। और इसमें आप एक मेंटल हेल्थ एक्ट है 1987 का, वो भी मेंशन कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी भी कवर होती है तो वो एक्ट अगर आप नहीं भी मेंशन करते तो भी चलेगा। अब दोस्तों 3 एक्ट आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेंगे। अब आप कोशिश ये कर सकते हैं पॉलिसी के बारे में लिख दे, बट क्योंकि ये लीगल प्रोविजन नहीं तो अवॉइड करने को बोलूंगा, बट फिर भी मैं आपको नोट्स में एक पॉलिसी बता रहा हूं, अगेन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, चाइल्ड राइट एंड राइट टू एजुकेशन का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। अब देखो आपसे यहाँ पर कुछ नॉलेज नहीं पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन फॉर चाइल्ड राइट्स या व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नहीं, आपसे सिचुएशन पूछी है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एनालिसिस करनी है कि क्या सिचुएशन है। आप सबसे पहले बताएंगे कि देखो इंडिया में चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिलते हैं, लीगल प्रोविजन देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के एक्शन देखने को मिलते हैं। अब पॉजिटिव साइड क्या है कि भाई हमें बहुत सारे बच्चे अब थोड़े एम्पावर्ड देखने को मिलते हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है एजुकेशन का, इसके अलावा बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है और हम पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट देखते हैं जहां पर बच्चों के लिए हम एक सेफ, सिक्योर और गाइडेड माहौल बना रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड भी देखें तो अभी भी हमें बहुत सारे क्राइम्स बच्चों के खिलाफ देखने को मिलते हैं। ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, अर्ली मैरिज होगी, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो हमें बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा माइनर के और बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जो अभी भी इंडिया में हमें प्रेवलेंट देखते हैं। तो आपने पहले तो बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, उनमें स्टेप्स को आगे मत बताइए 1 2 3 4 करके मत बताइए, सिर्फ बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन है एंड अदर प्रोविजन है। फिर बताओ कि पॉजिटिव साइड क्या हुई इन प्रोविजंस की, सिचुएशन बता रहे हो बेसिकली, फिर आप नेगेटिव साइड बता दो। तो आपने दोनों ही पिक्चर यहाँ पर ओपन कर देनी है, ठीक है। तो चाइल्ड राइट पहले बता दें कि क्या है। इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड एंडेवर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, डिफरेंट पॉलिसीज, लेजिस्लेटिव एक्ट, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, स्कीम एंड प्रोग्राम। इन्होंने हेल्प की है इन कर्बिंग द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन टू सर्टेन एक्सटेंट,
और इन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्पावर भी किया कि भाई चाइल्ड राइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन इसके अलावा अभी भी हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो आपने लास्ट में मेंशन कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे। राइट अ कंप्रेहेंसिव नोट ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया। दोस्तों दिस इज हाईली सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बताना है कि किस तरीके से नहीं, कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं तीन चीजों में, मैरिज में, फैमिली में और किनशिप में। दोस्तों अगर मैं मैरिज की बात करूं तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आंसर रीड नहीं करूंगा, आंसर आप लोग पक्का रीड करिएगा, आपका पीडीएफ शेयर होगी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता, मैं बताता कि सिचुएशन के साथ हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस है वो मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन है कई बार नेसेसरी होता है, क्योंकि जो आपके अराउंड जो चेंज है वो आपको नेसेसिएट करता है। और कई बार हम इतने अवेयर होने लग जाते हैं कि हमें नई चीजों को अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं 18वीं शताब्दी में बात करता इंटरकास्ट मैरिज की, दोस्तों उस पर्टिकुलर टाइम पर इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ा हवा हो जाता और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हमें उसके खिलाफ देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि अब लोग लिटरेट हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और हमारा जो आसपास का माहौल है डिफरेंट कंट्रीज का, वहां पर ये चीज अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है। तो इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज की जो जो एक उसके टुवर्ड्स एटीट्यूड है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो एक मैरिज के सिस्टम में जो हमें मेजर चेंज देखने को मिला है वो है इंटरकास्ट मैरिज। अगर मैं और एक बात करूं तो सेम सेक्स मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमें एक नया मैटर देखने को मिलता है। तो ये हमें चेंज देखने को मिलते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस जो आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मैरिज में तो प्रोसेस ऑफ मेल सिलेक्शन आपका चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि घर वाले आपके जाते थे, लड़का देख के आ जाते थे, ऐसे ही उनके घर वाले आते थे, लड़की देख के चले जाते थे, लेकिन लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं देखते थे। तो वो हमें चेंज देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज अब चेंज होता जा रहा है। पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज क्या था कि भाई हमें अपनी लड़की का कन्यादान करना है, और लड़के वाले को क्या था कि मुझे एक लड़की लेके आनी है जो मेरे लिए खाना बना सके, मेरे घर वालों का ध्यान रख सके। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज थोड़ा हमें चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर अब जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप हमें काफी देखने को मिलती है कि यार एक ऐसी लड़की जिससे मेरी कंपेटिबिलिटी हो, जिनके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकूं, वो पॉइंट हमें काफी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके चेंज इन एज ऑफ मैरिज, वो हमें देखने को मिलता है। पहले तो भाई मतलब 18 साल हुआ तो लड़की की शादी पक्का होनी होती थी, लेकिन अब वो सिस्टम हमें चेंज देखने को मिल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें फैमिली के सिस्टम में चेंज देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं फैमिली की बात करूं, देखो पहले टाइम में फैमिली जो होती थी वो जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत बड़ा परिवार होता था। अभी भी हिमाचल प्रदेश में काफी जगह पर हमें जॉइंट फैमिलीज का कल्चर देखने को मिलता है। चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, मामा सब एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, अर्बनाइजेशन हो चुकी है, काफी लोग सिटीज की टुवर्ड्स मूव ऑन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर काफी देखने को मिलता है। अब एक माँ बाप और उनका बेटा, और बेटा जब बड़ा हो जाएगा वो अपनी फैमिली लेके निकल जाएगा और माँ बाप फिर अकेले रह जाएंगे। कुछ ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पारिवारिक रिलेशनशिप का एक जो रेंज था वो भी हमें रिड्यूस देखने को मिलता है। पहले आप लोग बहुत दूर दूर तक अपनी रिलेशनशिप देखते थे फैमिली में, लेकिन अब तो जो सडन रिलेशनशिप है सिर्फ वही आपकी मैटर करती हैं। जो हमारी लेटेस्ट बुआ है, मतलब बिल्कुल क्लोज टू फादर बुआ है, वो आपको प्रोग्राम में देखने को मिल जाएगी। लेकिन उनके जो रिलेशनशिप है वो अब कैंसिल हो गई हैं, पहले वो भी इंक्लूड होते थे, ठीक है। इसके अलावा एक और चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अब काफी कम बच्चे जो है वो हो रहे हैं और उनका ध्यान जो है वो काफी केयरफुल तरीके से रखा जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। फंक्शनल चेंज क्या है कि अब वुमेन को फ्रीडम देखने को मिल रहा है, वो बाहर जाके काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो एक और बात करें कि जो लिबरलाइजेशन है वो हमें काफी देखने को मिलती है टुवर्ड सेक्स, ठीक है। एक और बात अगर मैं किनशिप की बात करूं तो यहाँ पर पहले किनशिप सिर्फ कन्फाइनमेंट कास्ट थी, अब वो बढ़ रहा है। अब कास्ट के अलावा भी और किनशिप जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और किनशिप जो है वो एक कास्ट से निकलकर डिफरेंट कास्ट में जा रही है, ठीक है। और किनशिप का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रेजिडेंस हो चुका है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो मैट्रिनल सिस्टम में हमें किनशिप जो रिलेशनशिप है वो अब थोड़ी सी डायल्यूटेड देखने को मिलती है। तो ये हमें चेंज किनशिप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पक्का पढ़िएगा, काफी अच्छा लिखा गया है और जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। अगेन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप सबसे पहले एंडोगेमी को डिफाइन कर दो और उसके रूल्स बता दो, एंड एक्सोगेमी को डिफाइन कर दो, उसके रूल्स बता दो।
एंडोगेमी क्या होती है, एक्सोगेमी क्या होती है, जहां पर आप आउटसाइड मैरिज करते हैं अपने स्पेशली जो आपका कल्चर ग्रुप है उससे बाहर जाके आप मैरिज करते हैं। तो यहाँ पर रूल यही है कि आप लोगों को ये मान के चलना पड़ता है कि भाई आप पार्ट हो एक लार्जर सोसाइटी के, और दूसरे ग्रुप में जाने से आप लोगों को और इंटरेक्शन मिलेगी। तो ये इसका रूल होता है। सिमिलरली एंडोगेमी में क्या कि आपको सेम कास्ट में शादी करनी होती है, सेम सोशली ग्रुप में, एक्सेप्टेड ग्रुप में शादी करनी होती है। अगेन जैसे ब्राह्मण्स में हमें बहुत देखा है ये वाली चीज, राजपूत में हमें बहुत देखी है चीज। तो यहाँ पर रूल कुछ नहीं है सच, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जामिन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दोस्तों अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर भी आपको लगातार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि आपको एग्जामिन करना है, ठीक है, किसको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। तो पहले आप बताएंगे कि एक्ट कब पास हुआ है और इसमें किस किस को कवर किया गया है। तो ये कवर करता है, ये एक्ट कवर करता है मदर, सिस्टर, वाइफ, विडो और पार्टनर्स को। और अगर किसी औरत के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो जाके केस कर सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और उसके बिहाफ पर कोई पर्सन जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है। और ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फिजिकल अब्यूज से, सेक्सुअल अब्यूज से, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज से। देखिए इमोशनल अब्यूज क्या है कि आप लोग वुमेन की जानबूझ के इंसल्ट करते हो 10 लोगों के बीच में, आप उसको जानबूझ के टारगेट कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको पीट नहीं रहे हो, लेकिन आप ऐसी माहौल क्रिएट कर रहे हो जहां पर वो दबाव फील करे, जहां पर वो इमोशनल टॉर्चर्ड फील करे। तो ऐसा एक अब्यूज हमें अगर देखने को मिले, इकोनॉमिक अब्यूज देखने को मिले। इसके अलावा वर्बल और इमोशनल अब्यूज में क्या होता है कि आप लोग उस लड़की को पढ़ने नहीं दे रहे, आप शादी करके लेके आ गए, लेकिन उस लड़की ने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, आपने मना कर दिया। उसने बोला मैं जॉब करना चाहती हूँ, आपने मना कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ अब्यूज इज कॉल्ड इमोशनल और वर्बल अब्यूज। ठीक है, इकोनॉमिक अब्यूज देखने को मिलता है। तो ये आपने जो एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंट फीचर्स को जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगेन मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं है। जो क्वेश्चन टफ थे वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये डॉक्यूमेंट पक्का रीड आउट करें और फिर अपने आंसर्स को एक बार से पक्का मैच करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।